सेंसस यानी जनगणना। बट कोई भी इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? किसी भी देश के लिए ये उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे देश के लिए क्रिकेट। बट लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो फिर इसका जिम्मा मैंने उठाया और फिर इसके बारे में खोजना शुरू किया। खोजते खोजते मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसे आप सबको बताना बेहद जरूरी हो गया है। इस वीडियो के लास्ट में आप 100% जान जाएंगे कि सेंसस या फिर कहूं कि जाति जनगणना क्यों इतनी जरूरी है, क्या इसके प्रोज है और क्या इसके कॉन्स। साल 1872 में पहली बार जनगणना हुई और फिर हर 10 सालों में होने लगी। इन 150 सालों में ये पहली बार है कि जनगणना में इतनी देरी हो रही है। लास्ट जनगणना 2011 में हुई थी, उसके बाद 2021 में होनी थी जो कोविड के चलते आगे खिसक गई। बट अब सरकार को क्या प्रॉब्लम है ये तो सरकार ही जाने। बट आप मेरी पिछली वीडियो देख करके ये जरूर जान जाएंगे कि बीजेपी कास्ट सेंसेक्स से क्यों भाग रही है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहां मैं आपको जानकारी दूंगा कि कास्ट सेंसेक्स क्यों जरूरी है। प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु पीटर डकर ने कहा था, ओनली व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, यानी जो चीज मेजर की जाती है वही मैनेज की जा सकती है। बात से साफ है कि मेरा इशारा किस ओर है। हमारे देश के समाजों की उन प्रॉब्लम का समाधान तब तक नहीं किया जा सकता जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव किया गया हो, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, जेंडर हो या फिर विकलांगता, जब तक कि समूहवार पहचान कर डेटा एकत्र नहीं किया। ऐसा करना राजनीति के आगे झुकना नहीं बल्कि सटीक पॉलिसी और डेवलपमेंट की दिशा में एक मजबूत कदम है। आइए देखते हैं भारत में जाति जनगणना का इतिहास। अंग्रेजों के दौर में भारत में जातियों के हिसाब से लोगों को गिना जाता था। आखिरी बार 1931 में जाति जनगणना हुई थी। 1941 में भी जाति जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े पब्लिश नहीं हुए थे। इसकी वजह तब के जनगणना कमिश्नर MWM यीट्स ने बताई कि पूरे देश की जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई थी। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आजाद हो गया था। 1951 में सिर्फ अनुसूचित जातियों यानी कि SC और जनजातियों यानी ST को ही गिना गया, यानी अंग्रेजों वाले जनगणना के तरीके में बदलाव कर दिया। साल 1951 से 2011 तक सिर्फ SC और ST की जातियों का डेटा दिया गया, OBC और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। और बात सिर्फ जातियों की नहीं है, सेंसस में कई दूसरे पैटर्न भी देखे जाते हैं, जैसे कि आर्थिक और धार्मिक सामाजिक स्थिति, भाषा, जेंडर, साक्षरता एज और विकलांगता। अगर सरकार के पास राइट डेटा ही नहीं होगा तो वह सही पॉलिसीज कैसे बना पाएगी? इस डेटा से ही स्टेट्स का बजट तैयार होता है। स्कूल और हॉस्पिटल्स भी इसी डेटा के आधार पर बनाए जाते हैं। कोई भी सरकारी स्कीम इसी डेटा के आधार पर काम करती है, और अगर रियल डेटा ही अपडेट नहीं होगा तो बहुत से ऐसे परिवार होंगे जिन्हें सरकारी सुविधाओं का फायदा नहीं मिल सकेगा। सरकार आज भी साल 2011 के अनुसार रिसोर्सेज दे रही है। इससे करोड़ों लोग सरकारी स्कीम से पीछे छूट रहे होंगे, खास तौर पर महिलाएं। जानते हैं जाति जनगणना क्यों आवश्यक है। इसके कई कारण हैं। उनमें है, पहला, यह एक सामाजिक अनिवार्यता है। भारत में जातियां फाउंडेशन की तरह है। 2011-12 तक केवल 5% शादियां ही इंटरकास्ट हुआ करती थी। भारत में जाति का नाम, सरनेम आज भी खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। इससे आपस में अलगाव की स्थिति भी बनी रहती है। यहाँ तक कि इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों और मंत्रिमंडल के लिए मंत्रियों का चुनाव अभी भी जाति देखकर डिसाइड किया जाता है। दूसरा कारण, यह एक कानूनी अनिवार्यता है। हमारे देश में चुनाव हो, एजुकेशन हो या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी सरकारी नौकरी, सभी में आरक्षण शामिल है। और अगर जातिवार डेटा ही उपलब्ध नहीं है तो कैसे इन पर इफेक्टिवली कार्य किया जा सकता है? हालांकि संविधान जाति के बजाय वर्ग शब्द का प्रयोग करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों ने जाति को एक प्रमुख मानदंड के रूप में माना है और आरक्षण नीतियों को बनाए रखने के लिए डिटेल्ड जातिवार डेटा की मांग की है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण,
एक रिजर्व्ड कैटेगरी में कुछ प्रमुख जातियों द्वारा ही आरक्षण का लाभ उठाया जा रहा है। दूसरी जातियों को इससे बचाने के लिए भी डिटेल्ड जातिवार डेटा की आवश्यकता है। किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में भी जातियों में क्रीमी लेयर डिसाइड करने के लिए भी जातिवार डेटा की बहुत आवश्यकता है। अभी तक हमने जाति जनगणना के प्रोस को देखा है, आइए अब इसके कॉन्स की भी बात कर ली जाए। जाति जनगणना के खिलाफ कुछ लोगों का तर्क है कि जातिगत डेटा एकत्रित करने से सामाजिक विभाजन होगा, इससे डिस्क्रिमिनेशन और गहरा हो जाएगा। उनका मानना है कि जाति जनगणना से सोशल पोलराइजेशन होगा, यानी कि समाज का दो हिस्सों में बंट जाना। कुछ लोगों का मानना है कि जातियों की गणना करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि भारत का समाज बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है। लोगों को लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह एक इम्पॉसिबल टास्क है। कुछ लोगों को लगता है कि जाति जनगणना रिजर्वेशन की मांग को और बढ़ावा देगा। इन तर्कों से लगता है कि यह मुश्किल को और बढ़ा देगा, बट भारत में 1951 से एससी और एसटी की गणना की जा रही है और इन दो जातियों के बीच में आज तक कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा भारत की जनगणना धर्म, भाषा और क्षेत्र की गणना करती है और ये जाति जितना ही विभाजनकारी है। जातिवाद का अंत जातिगत जनगणना नहीं करने से नहीं होगा। भारत सरकार एससी में 1234 और एसटी में 698 जातियों की गणना करने में सक्षम रही है, तो मुझे नहीं लगता कि अन्य 4000 जातियों की गणना करने में भारत सरकार को कोई भी मुश्किल आएगी। और जिन लोगों को लगता है कि इससे रिजर्वेशन की मांग बढ़ेगी, उन लोगों को बता दूं कि जातिवार डेटा की हेल्प से कुछ जातियों द्वारा मनमानी मांगों और सरकारों द्वारा लिए गए मनमाने डिसीजंस पर अंकुश लगेगा और पॉलिसी मेकर्स आरक्षण पर मराठा, पटेल, जाट या अन्य किसी जाति के दावों पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेने में सक्षम होंगे। लेकिन सरकार भी अस्पष्ट डेटा पसंद करती है, क्योंकि इससे उन्हें चुनावी माहौल में मनमाने तरीके से आरक्षण लागू करने की छूट जो मिलती है। आखिर में मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को आरक्षण प्रणाली से आपत्ति है, उन्हें भी जाति जनगणना का समर्थन करना चाहिए। इस डेटा से न केवल रिजर्वेशन की निगरानी की जा सकती है, बल्कि ये भी देखा जा सकता है कि किसी जाति या समुदाय को उचित समर्थन मिल रहा है या नहीं।